हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ को ही हम कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने यूरोपीय संघ का जो पार्ट 1 था वो अपलोड किया था। आज हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है, ठीक है, उसके लक्ष्य कौन कौन से हैं और भारत और यूरोपीय संघ के जो रिश्ते हैं, जो रिलेशन है, उनके बारे में हम जानेंगे और जानेंगे कि यूरोपीय संघ के जो समुदाय हैं, यूरोपीय संघ जो काम करता है वो समुदायों के जरिए काम करता है। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं इसके लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य या उद्देश्य एक ही होते हैं, इसके लक्ष्य कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला लक्ष्य है ईयू के सभी नागरिकों के लिए शांति, मूल्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ईयू के जो सभी नागरिक हैं, यानी कि जो 28 जो सदस्य देश हैं, उनके जो सभी नागरिक हैं, उनके लिए शांति को प्रोत्साहन करना, उनका मूल्य समझना और उनके कल्याण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। सेकंड है आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा एवं न्याय प्रदान करना। ठीक है, जितने भी एयू के जो देश हैं, उनके जो नागरिक हैं, उनको स्वतंत्रता प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना और न्याय प्रदान करना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है यह सतत विकास, संतुलित आर्थिक वृद्धि एवं मूल्य स्थिरता, पूर्ण रोजगार और सामाजिक प्रगति के साथ एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार, अर्थव्यवस्था और पर्यावरणीय सुरक्षा पर आधारित है। मतलब कि जो यूरोपियन यूनियन है वो एक सतत विकास करना चाहता, मतलब सतत विकास पर आधारित है। वो संतुलित आर्थिक वृद्धि, मतलब आर्थिक वृद्धि करता है लेकिन संतुलित होकर। ठीक है, एवं मूल्य स्थिरता, मूल्य जो वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं उनमें स्थिरता लाता है ये, और पूर्ण रोजगार। ठीक है, जो जितने भी जो सभी नागरिक हैं, यूरोपियन यूनियन के जो सभी नागरिक हैं, उनको पूर्ण रोजगार प्रदान करना, सामाजिक प्रगति करना, उसके साथ साथ एक प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था को भी, और पर्यावरणीय सुरक्षा पर ये आधारित है। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा भी करता है, बाजार अर्थव्यवस्था को भी संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का निराकरण। ठीक है, जो जितने भी नागरिक हैं यूरोपियन यूनियन के, उनमें जो सामाजिक बहिष्कार होता है उनको कम करना, उनको ख़त्म करना और भेदभाव, जो भी भेदभाव होते हैं, जैसे कि जाति पर आधारित भेदभाव, रंग भेदभाव, ये जो सारे जो भेदभाव होते हैं उसको मिटाना, सामाजिक बहिष्कार को मिटाना, ठीक है, भेदभाव को मिटाना, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना। ठीक है, सिंपल है, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देता है। ईयू के देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता, समन्वय को बढ़ावा देना। मतलब कि जो जितने भी ईयू के जो देश हैं उनके बीच में आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय एकजुटता और समन्वय को ये बढ़ावा देता है, उन सबको एकजुट करके रखता है। ठीक है, उनके बीच कोई मतभेद नहीं होने देता है। ठीक है, तो ये भी इसका एक मुख्य लक्ष्य है। इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करना। मतलब कि जो यूरोपियन यूनियन में जितने भी जो सदस्य देश शामिल हैं, उनकी सबकी जो है वो अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग भाषाई है, तो उन सब भाषाओं का, संस्कृति का, इन सब का जो है ये सम्मान करेगा, और बाकी जो एक दूसरे देश हैं वो भी सम्मान करें। तो ये भी इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है एक आर्थिक और मौद्रिक यूनियन की स्थापना करना, जिसकी मुद्रा यूरो होगी। ठीक है, यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा है वो यूरो है। ठीक है, तो इसकी एक आर्थिक और मौद्रिक यूनियन की स्थापना करना था, जिसका नाम है यूरो। ठीक है, यूरो जो है वो यूरोपियन यूनियन के जो 19 सदस्य देश हैं, उन्होंने तो यूरो को अपना लिया है। बाकी जो सदस्य देश हैं उन्होंने अभी तक नहीं अपनाया है।
को अपनाने के लिए इसका उद्देश्य है कि जितने भी यूरोपीय संघ में जितने भी जो सदस्य देश शामिल हैं वो यूरो अपनाएं। ठीक है, ये भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ये जो उद्देश्य हैं इसके, इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन या फिर इनको पूरा करने के लिए जो 3 समुदाय हैं इसके, वो करते हैं। ठीक है, इन उद्देश्यों को पूरा। पहला है यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय। ठीक है, पहला समुदाय कौन सा है? यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय। ठीक है, ये इसका पहला समुदाय है। ठीक है, 2 मूल क्षेत्रों कोयला तथा इस्पात के नियमन के लिए उत्तरदायी है। ये जो समुदाय है वो 2 क्षेत्रों में, मूल रूप से 2 क्षेत्रों में काम करता है, कोयला और इस्पात के क्षेत्र में। ठीक है, इसकी गतिविधियों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि बाजार में कोयले और इस्पात की आपूर्ति होती रहे। इसका जो उद्देश्य है, इसका जो काम है वो ये है कि बाजार में कोयले और इस्पात की आपूर्ति होती रहे, मतलब कोयले और इस्पात कोई कमी ना आए। ठीक है, और इसकी आपूर्ति हमेशा रहे, ये इसका काम होता है। कीमतें नियंत्रण में रहें, कोयले और इस्पात की जो कीमतें हैं वो नियंत्रण में रहें। ठीक है, कम या बढ़ ना हो। श्रमिकों के कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार हो तथा व्यापार और पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता रहे। ठीक है, मतलब कि जो कोयला और इस्पात के जो क्षेत्र में जो भी श्रमिक जो कार्य करते हैं इसमें, उनकी परिस्थितियों में सुधार हो। ठीक है, किसी को कोई नुकसान ना हो उस चीज़ से, उस कार्य से। ठीक है, तो उनकी जो परिस्थितियां हैं उनको भी सुधारने का इसका काम है। और व्यापार और पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलता रहे, व्यापार को और पूंजी को प्रोत्साहन मिलता रहे। ये सारा जो काम है वो यूरोपीय कोयला तथा इस्पात समुदाय का काम होता है। ठीक है, दूसरा समुदाय है यूरोपीय अणु ऊर्जा समुदाय, यूरोटाम। ठीक है, यूरोपीय अणु ऊर्जा समुदाय, ऊर्जा के क्षेत्र में ये कार्य करने का समुदाय है। अर्थव्यवस्था के एक सीमित क्षेत्र से संबंध है। अर्थव्यवस्था जो है इसकी, उसके सीमित क्षेत्र से ये संबंधित है। ठीक है, यह परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में साझे अनुसंधान की कार्यविधि के लिए उत्तरदायी है। ये जो है वो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में जितने भी जो परमाणुओं का निर्माण होता है, ठीक है, उन सब का जो कार्य होता है वो ये समुदाय संभालता है। नेक्स्ट है यूरोपीय आर्थिक समुदाय। तीसरा समुदाय जो है वो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है। ठीक है, जिसका नाम maastricht संधि ने बदलकर यूरोपीय समुदाय कर दिया। ठीक है, maastricht संधि ने इसका नाम बदलकर इसको यूरोपीय समुदाय कर दिया है। ठीक है, इसका कार्य क्षेत्र जो है विस्तृत है, बहुत बड़ा है। ठीक है, ये जो कार्य करता है वो काफी क्षेत्रों में कार्य करता है। इसका उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं को इस प्रकार परिवर्तित करना है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का एक समुदाय में एकीकरण किया जा सके। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो जितने भी जो सदस्य देश हैं, उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसको इस प्रकार से परिवर्तन, इस प्रकार से उसको चेंज करना है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का एक, अर्थव्यवस्था का जो क्षेत्र है उसका एक समुदाय के रूप में एकीकरण, समुदाय के रूप में ये मिल सके। इसके कार्य क्षेत्र में वस्तुओं और श्रमिकों का स्वतंत्र विचरण, सेवाओं की स्वतंत्रता, संस्थाओं की स्वतंत्रता। इसके जो कार्य क्षेत्र है उसमें वस्तुओं और श्रमिकों का स्वतंत्र विचरण। ठीक है, वस्तुएं और जो श्रमिक हैं वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। ठीक है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना रहे, ये भी ये देखता है और ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, सेवाओं की स्वतंत्रता, कि जितनी भी जो सेवाएं हैं उनकी स्वतंत्रता हो, उनमें स्वतंत्रता हो। ठीक है, संस्थानों की स्वतंत्रता, कि जितने भी जो संस्थान हैं वो स्वतंत्र रहे। ये सारा जो कार्य है वो यूरोपीय आर्थिक समुदाय देखता है। पूंजी का स्वतंत्र विचरण, पूंजी जो है वो स्वतंत्र हो। ठीक है, और आर्थिक एवं मुद्रा नीति, आर्थिक एवं मुद्रा नीति पर भी ये कार्य करता है। ठीक है, कृषि नीति, कृषि किस प्रकार से करनी है,
किस प्रकार से कृषि की तकनीकों का विस्तार करना है, किस प्रकार से कृषि जो नीति है उसको बनाना है, ये भी इसका कार्य है। ठीक है। परिवहन नीति कि यूरोपीय संघ के जो जितने भी जो परिवहन है उनकी नीति कैसे बनानी है, उनकी जो नीतियां बनाता है वो भी यह समुदाय बनाता है। ठीक है। पर्यावरण नीति, पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी नीतियां बनती हैं वो ये आर्थिक समुदाय बनाता है। ठीक है। अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी का नियमन शामिल है। अनुसंधान होते हैं जितने भी रिसर्चेस होते हैं और जो प्रौद्योगिकी होती है उसमें जो विस्तार होता है, उसमें जो नीतियां बनती हैं वो भी ये समुदाय कार्य करता है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है EU और भारत। ठीक है। यूरोपीय संघ और भारत के रिश्ते कैसे हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम। EU देश भर में शांति स्थापना, रोजगार सृजन, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं सतत विकास को प्रोत्साहन करने के लिए भारत के साथ निकटता से कार्य करता है। मतलब कि भारत और जो यूरोपीय संघ है वो देश भर में शांति स्थापना करने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार का सृजन करने के लिए, आर्थिक विकास करने के लिए और सतत विकास करने के लिए, ठीक है, भारत के साथ मिलजुल कर काम करता है यूरोपीय संघ। ठीक है। नेक्स्ट है, जैसा कि भारत ने निम्न से मध्यम आय वाले देश की श्रेणी में प्रवेश किया है। जो हमारा भारत है पहले निम्न आय वाले श्रेणी में आता था, लेकिन वो धीरे धीरे निम्न से मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में प्रवेश किया है। ठीक है। 2014 में भारत और EU सहयोग की साझा प्राथमिकताओं पर केंद्रित होकर पारस्परिक वित्तीय सहायता से साझेदारी की ओर अग्रसर हुआ है। मतलब कि भारत और मतलब कि जो भारत है वो निम्न से मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में शामिल हुआ है, प्रवेश किया है उसने। तो इसने क्या किया कि पारस्परिक जो वित्तीय सहायता है एक दूसरे की कर साझेदारी की ओर बढ़े हैं ये लोग। ठीक है। एक दूसरे का सहयोग किया है भारत और यूरोपीय संघ ने। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 में EU भारत शिखर सम्मेलन में नेताओं ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के क्रियान्वयन पर सहयोग को मजबूती प्रदान करने के लिए अपने इरादे को दोहराया और भारत EU विकास संवाद के विस्तार के अन्वेषण हेतु सहमत हुए। 2017 में जो EU और भारत का जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें नेताओं ने सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 का जो क्रियान्वयन किया था उसमें सहयोग किया था और सहयोग को जो मजबूती प्रदान करनी थी उसके लिए अपने इरादों को पक्के किए थे, इरादों को दोहराया था और भारत और EU विकास संवाद के विस्तार में अन्वेषण के लिए सहमत हुए थे। यूरोपीय संघ जो है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो भारत का यूरोपीय संघ से होता है। ठीक है। 2017 में दोनों के बीच वस्तुओं का जो कुल व्यापार था वो €85 बिलियन यानी कि 95 बिलियन USD या कुल भारतीय जो व्यापार का जो परसेंट है वो 13.1% है। ठीक है। जो कि चीन का कितना है 11.4% और USA का है 9.5%, इन सबसे ज़्यादा है। ठीक है। भारत का जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है वो यूरोपीय संघ से होता है। ठीक है। यूरोपीय संघ से कितना होता है, यूरोपीय संघ से 13.1% होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, चीन से भी ज़्यादा है, USA से भी ज़्यादा है। ठीक है। भारत में यूरोपीय निवेश में यूरोपीय संघ की हिस्सेदारी पिछले दशक में 8% से 18% अधिक हो गई है। ठीक है। 8% से 18% बढ़ गई है ये। पहले 8% थी निवेश, उसके बाद पिछले एक दशक से ये 8% से 18% अधिक हो गई है। ठीक है। जिससे यूरोपीय संघ भारत में पहला विदेशी निवेशक बन गया है। पहला विदेशी निवेशक जो है वो यूरोपीय संघ है। ठीक है। यही सबसे ज़्यादा निवेश करता है भारत में।